Good morning, students. Today we will start the topic the reforms of the UN after the Cold War. Reform and improvement are fundamental to any organization to serve the need of a changing environment. कि रिफॉर्म्स में इम्प्रूवमेंट जो होते हैं वो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टू द टाइम उसमें जो है नीड होती हैं उसको चेंज करने की एंड सेम इज़ द केस इन द यूएन. The two basic kind of reform face the UN: the reform of the organization structure and processes, and second one is the jurisdiction of the organizations. कि दो ही तरह के इसमें रिफॉर्म्स जो हैं वो यूएन में माने जा रहे हैं. एक तो मेनली द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स, और सेकंड वन इज़ द jurisdictions ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Almost everyone is agreed that both aspect of reforms are necessary. हर कोई ये चाहता था कि दोनों ही, हर कोई चाह रही कंट्री की दोनों ही रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हैं. फर्स्ट वन इज़ द ऑन द रिफॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस. द बिगेस्ट डिस्कशन हैज़ बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स. कि सबसे मेन जो चेंजेस जो चाहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है इसके प्रोसेसेस में, जिसमें इसकी फंक्शनिंग किसमें सिक्योरिटी काउंसिल्स का जो फंक्शनिंग है, जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स हैं 5 परमानेंट मेंबर्स मोस्टली जो है ये चाहते हैं कि इसमें जो है चेंजेस हो. एंड रिलेटेड to this has been the demand for an increase in the UN Security Council permanent members. कि यहाँ शुरू से ये डिमांड की जा रही है कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके अलावा और जो है इसके परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज़ किया जाए. और सेकंड वन इज़ द नॉन परमानेंट मेंबरशिप so that the realities of the contemporary world policies are better reflected in the structure of organization. जितने ज़्यादा मेंबर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको मेंबर्स बनाया जाएगा, तो उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ जो है बेटर जो है सबके लिए सोचा जा रहा है. अदरवाइज़ जो है 5 परमानेंट मेंबर्स ही जो थे सिक्योरिटी काउंसिल्स के बने हुए हैं. और इन अ पार्टिकुलर दीज आर प्रपोजल टू इंक्रीज द मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. और इसमें ये भी डिमांड की जा रही है कि जो एशिया में कौन सी परमानेंट मेंबर्स हैं, ओनली वन मेंबर दैट इज़ चाइना. और एशिया में ओनली चाइना एंड साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में कोई भी परमानेंट मेंबर्स नहीं है. इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसमें जो इन कंट्रीज़ जो हैं इनमें से भी किसी को परमानेंट मेंबर्स जो है वो इसमें शामिल किया जाए. बियॉन्ड दिस द यूएन एंड अदर Western countries want improvement in the UN budgetary procedure and its administration. और इसके अलावा यूएस एंड द अदर वेस्टर्न कंट्रीज किस में रिफॉर्म चाहती हैं, इन द बजट में, इन द बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशंस. एंड आल्सो विद द इशू टू गिवन द ग्रेटर प्रायोरिटी टू ब्रॉड विद द jurisdiction ऑफ द यूएन. कि एक तो jurisdiction ऑफ द यूएन में भी वो चाहते हैं कि इसमें भी कुछ रिफॉर्म्स किया जाए. Some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security missions. कि कुछ कंट्रीज़ तो ये रियलाइज़ करती हैं कि सिर्फ इसकी जो है यूएन को किस पे ध्यान देना चाहिए, ओनली पीस एंड सिक्योरिटीज़. बट सम कंट्रीज अदर वांट द डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियंस वर्क. बाकी जो है वो कहते हैं कि यूएन जो है उसको पीस एंड सिक्योरिटी नहीं है, अदरवाइज ह्यूमैनिटेरियंस जो वर्क है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ह्यूमैनिटेरियन वर्क, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स इंक्लूडेड हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट, जेंडर एंड सोशल जस्टिस. all these things comes under the humanitarian work. की जो कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए, लोगों के लिए जो काम किया जाता है उसमें हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर्स एंड सोशल जस्टिस. द यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 आफ्टर इमीडिएटली द सेकेंड वर्ल्ड वार. की ह्यूमन जो यूएन थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया इन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, द 1945. immediately after the 1945, after the second world war,
organized, and its function reflected the realities of the world politics after the Second World War. After the Cold War, those realities are different. Here are some of the changes that have occurred, कि कुछ changes थे जो इसमें occurred हुए, क्या changes हुए जिसकी वजह से कि इसको UN को बनाना पड़ा. और first one is Soviet Union has collapsed. कि सबसे पहला मेन रीज़न था कि सोवियत यूनियन क्लैप्स हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन हो गया. एंड सेकंड वन इज द फर्स्ट देयर वाज अ बाइपोलर वर्ल्ड, उसमें टू ही पावर थी, वन वाज द सोवियत यूनियन एंड सेकंड वन द यूएस. एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएस सोवियत यूनियन, द यूएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर. पूरे वर्ल्ड में एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रहेगी, that is the US. And the relationship between the Russia, the successor of the Soviet Union, and the US is much more cooperative. कि the relationship जो थे वो USA और रशिया के cooperative बन गए. और सबसे मेन जो था चाइना इज़ फास्ट emerging at a great power. चाइना जो है एक बहुत ज़्यादा ग्रेट पावर के रूप में emerge हो रहा था. एंड सेम इज़ द केस ऑफ इंडिया. एंड इंडिया भी आल्सो इमर्ज हो रहा था एक ग्रेट पावर के रूप में. एंड द चाइना इज आल्सो इमर्ज एज अ ग्रेट पावर्स. एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ एशियाज आर ग्रोइंग. इकोनॉमिक्स ऑफ एशियाज आर आल्सो ग्रोइंग. जो साउथ एशिया एशियंस कंट्री थी वो पहले इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन वो भी बाद में जो है उनकी इकोनॉमिक्स ग्रो करने लगी, वो पावरफुल होने लगी. और मैनी न्यू कंट्रीज हैव बीन जॉइंड द यूएन. और बहुत सारी जो न्यू कंट्रीज थी and they became independent from the Soviet Union. वो जो थी वो इसमें शामिल होगी यूएन में, इसलिए उसके मेंबर्स बढ़ने लगे. इसलिए ये डिसाइड किया गया कि इसकी ज्यूरिस्डिक्शंस में एंड इसके स्ट्रक्चर्स में जो रिफॉर्म्स होना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी नेसेसरीज है. एंड द होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड. इसके अलावा जो है वर्ल्ड एंड पीस इज़ नॉट ओनली द मैटर, और भी बहुत सारे मैटर्स जो हैं उसके बाद जो है यूएन के आगे जो पूरे वर्ल्ड में जो मैटर्स आने शुरू हो गए थे, चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे. दैट इज़ द challenges of genocide, civil war, ethnic conflict, terrorism, nuclear proliferations, climate change, environmental degradations and epidemics. कि इसमें जेनोसाइड्स जो है, इसमें एक जो है कम्युनिटी की एक जाति की हत्या जैसे कितने एक दूसरे कर रहे थे. सिविल वार होगी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यू नो कम्युनिटी का आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट था. सेम इज़ इन द श्रीलंका. एंड आल्सो टेररिज्म. फिर न्यूक्लियर्स की जो टेस्टिंग होने लगी थी, सारे न्यूक्लियर्स के बारे में जो है अपने एरिया जो बढ़ा रहे थे. और जो है इसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा था, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड और दूसरा जो बहुत सारी बीमारियां जो है, ये बहुत सारे चैलेंज थे जो यूएन के आगे जो है पूरे वर्ल्ड में हो रहे थे. इसलिए वो चाह रहे थे कि इसमें जो है पूरा जो यूएन का जो स्ट्रक्चर्स है, पूरा यूएन का जो जुरिस्डिक्शन है, इसमें चेंजेस की जाएं. एंड इन दिस सिचुएशन 1989, as the Cold War was ending, the question facing the world was that is the UN doing enough. जब 1989 में कोल्ड वार ख़त्म हुई. कोल्ड वार किस में थी? द कोल्ड वार बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएसए. कि इसमें दोनों में कोल्ड वार थी. और कोल्ड वार में क्या था, मोस्टली जो है ये कंट्रीज़ को अपने में इन्वॉल्व कर रहे थे. सोवियत यूनियन अपने में शामिल कर रही थी, इन्होंने अपने अलायंस बना लिए थे. एंड यूएसए उसमें इन्वॉल्व कर रही थी. तो उसमें ये क्वेश्चन राइज हुआ, वर्ल्ड जो है इस क्वेश्चन फेस कर रहा था, क्या यूनियन सोवियत यूनियन जो है ये कुछ अच्छा कर पाएगी इन लोगों के लिए? क्या ये वर्ल्ड में जो है पीस एंड सिक्योरिटी कर सकेगी और इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं पूरे वर्ल्ड के आगे उनको सॉल्व कर पाएगी? तो इसके लिए जो है बहुत सारी जो हैं रिफॉर्म्स किए गए. और इसमें जो रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस में बहुत सारे जो हैं रिफॉर्म्स हुए.
and these reforms we will discuss in the next time. We will discuss this next lectures, and thank you.